हेलो बच्चों। तो नेक्स्ट हम लोग शुरुआत करते हैं सर्कुलर मोशन की कुछ एग्जाम्पल से। हम लोगों ने लास्ट टाइम पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा था और उस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्ट्रिंग से कोई मास लटकाया हुआ था, लाइट स्ट्रिंग थी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करी थी। तो अब हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के आए, देखते हैं क्या होता है। प्रॉब्लम ये है बच्चे, ये दे रखा है कि कोई अपने पास में ये कोई पार्टिकल है और जो हैंग हो रहा है किसी फिक्स पॉइंट से। यहाँ पर अपन ने एक फिक्स पॉइंट लेट कर लिया, ये रहा, ये कोई बच्चे अपने पास में फिक्स पॉइंट है और इससे किसी पार्टिकल को ऐसे हैंग कर दिया। ये कोई पार्टिकल है, ये इससे हैंग कर रहा है, पार्टिकल का मास m है। बाई अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मीन्स ये स्ट्रिंग खिंच नहीं रही है, ठीक है, स्ट्रिंग ऐसी है, टेंशन इस स्ट्रिंग में कांस्टेंट है। ऑफ अ लेंथ l, स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है, कितनी है, l है, और स्ट्रिंग में कोई मास नहीं है, तो हर एक पॉइंट पर टेंशन इक्वल है स्ट्रिंग की, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया, उसके बाद इन्होंने कहा इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ अंडर रूट GL। इसे इधर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया और इसकी स्पीड दे रखी बेटे कितनी, अंडर रूट ऑफ GL, ये स्पीड दे दी। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल and the inclination of the string to the vertical at the instant of the motion when the tension in the string equal to weight of the particle। हमें speed of the particle find out करनी है। speed of the particle and the inclination of the string to the vertical at the instant of the motion when the tension in the string equal to weight of the particle। पार्टिकल के वेट के बराबर जब टेंशन हो जाएगी स्ट्रिंग में, तब मुझे क्या फाइंड आउट करना बच्चे, कि स्ट्रिंग की स्पीड कितनी होगी। अब देखो बालक ध्यान दो, यहां अगर बात की जाए तो इस जो पोजीशन, ये पोजीशन है लोएस्ट पोजीशन, यहां पर इसकी जो टेंशन है वो मैंने लेट से मान ली T1 है और ये किसके इक्वल होनी चाहिए बच्चे, एक तो mg लगेगा, बाहर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और लगेगा बालक, और वो होगा mv²/L। अब देखो b की वैल्यू GL है, v² की वैल्यू ये कैंसिल, तो mg 2mg हो गया, तो ये तो बालक वेट के बराबर नहीं होने की। कहाँ पर हो सकती वो हमें सिचुएशंस देखनी, ठीक है। चलो मैंने मान लिया किसी एंगल थीटा पर, वर्टिकल से जब ये थीटा एंगल बना रही तब इसकी टेंशन जो है वो किसके इक्वल हो रही, वेट ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के वेट के बराबर हो गई। चलो बनाते हैं। मैंने मान ली एंगल कितना है बच्चे, थीटा है, यहां पर लेट से ये पहुंची और इस एंगल को मैंने लेट कर लिया थीटा है। इधर अगर मैं टेंशन की बात करूं बच्चे, तो टेंशन लेट से T2 होगी, इस तरफ यहां mg लग रहा होगा, इस तरफ यहां mg लग रहा है, ऊपर कर देता हूं इसे मैं, ये हो गया mg, और इधर साइड में ये एंगल होगा थीटा। भाई देखो वर्टिकल से ये जो टेंशन है वो एंगल कितना बना रहे, थीटा, तो इधर भी एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। अब इस टेंशन mg का एक कंपोनेंट आया, दैट इज इक्वल टू द mg cos थीटा, एक कंपोनेंट आ गया और वो कंपोनेंट कितना है बच्चे, mg cos थीटा। mg cos थीटा जो है, अगर मैं बात करूं, ये तो mg cos थीटा, और क्या होगा, मैंने कहा यहां पर पहुंचते ही इसकी वेलोसिटी हो गई बच्चे v, कितनी वेलोसिटी हो गई, v। अब अगर मैं इधर वेलोसिटी v हो गई तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल और फोर्स लगेगा, दैट इज mv²/L। मुझे इसी v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब ये टेंशन किसके, mg के बराबर हो जाए, वेट के इक्वल हो जाए, ठीक है, वो फाइंड आउट करनी है। अच्छा उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, पहली चीज तो मुझे ये एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा और दूसरी चीज मुझे ये वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, दो चीजें। तो यार एक काम करते, पहले तो एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं वेलोसिटी के टर्म में और फिर वैल्यू उठा के पुट करते हैं। समझो अगर ये यहां से यहां पहुंचा तो इसने कितनी हाइट कवर की ऊपर, वो मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो हाइट होगी, ये हाइट लेट से h है, कितनी हाइट है बच्चे, h है। ये जो हाइट है वो कितनी दे रखी, h हाइट दे रखी। मैं अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, समझे जरा, तो मैं इस हाइट की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो उसके लिए
देखो ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो गई बच्चे एल, ये एंगल थीटा है तो ये बची हुई वैल्यू हो गई एल कॉस थीटा, तो ये वाली हो जाएगी एल माइनस एल कॉस थीटा, यानी जो हाइट है उसकी बच्चे वैल्यू होगी एल माइनस एल कॉस थीटा। बहुत आराम से बता दिए। अब सर ये हाइट आ गई, उससे क्या करें? एक काम कर सकते हैं, हाइट से मैं लगाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, और इधर मैं इक्विलिब्रियम में ना तो ये इस तरफ जा रहा ना इस तरफ जा रहा, तो इधर ये इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम में तो मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा? अप्लाई न्यूटन लॉ अप्लाई कर दूंगा। तो पहले इधर न्यूटन लॉ अप्लाई कर देते हैं इस पोजीशन पर। तो यहाँ अगर न्यूटन लॉ अप्लाई करोगे इस पोजीशन पर, सो T2 किसके इक्वल हो जाएगा बालक? T2 हो जाएगा mg cos थीटा। T2 किसके इक्वल हो गया? mg cos थीटा प्लस mb स्क्वायर बाई एल। यही तो आ गया। T2 किसके इक्वल हो गया? mg cos थीटा प्लस mb स्क्वायर बाई एल। ये हो गया T2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, अब मैं अगर इसे लिखना चाहूँ, ध्यान देना, मैं L को अगर लिखना चाहूँ, ये तो वैल्यू mb स्क्वायर बाई एल लिखी है। T2 की वैल्यू इन्होंने कहा है कि ये जो टेंशन है मुझे वो पोजीशन फाइंड आउट करनी, वो वेलोसिटी स्पीड फाइंड आउट करनी जहाँ टेंशन इसके वेट के बराबर हो जाए, यानी mg के बराबर हो जाए। तो T2 की जगह mg लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने T2 की जगह mg पुट कर दिया। सो mg इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mb स्क्वायर बाई एल। m से m मार दिया, क्या बना बच्चे? g कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाई एल, यानी इधर ये लेकर के आएंगे तो g इंटू एल टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू द बी स्क्वायर। एक इक्वेशन बन गई, ये बन गई एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन सर देखो, यहाँ दो वेरिएबल हैं, एक वेलोसिटी और एक थीटा। तो एक काम और कर लेते, दूसरी इक्वेशन आप लोग को पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, जो सबसे ज़्यादा काम आ रही है अपने को। क्या आ रही है इसमें? सर्कुलर मोशन में वर्क एनर्जी थ्योरम, उसे अप्लाई करते हैं। सो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, अब अगर अपन लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से देखें, क्या होती थी बच्चे वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम थी वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। निकाल लेते हैं। तो यहाँ अगर वर्क डन देखें तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कौन सा लग रहा है बच्चे? केवल mg, तो यहाँ लिखा mg इनटू mg की वजह से कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ h, और h की वैल्यू है क्या? l टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन मैं माइनस में लिखूंगा। सर ये माइनस में क्यों लिखोगे? माइनस में इसलिए लिखूंगा क्योंकि mg की डायरेक्शन है डाउनवर्ड और हाइट तो है ऊपर की तरफ, तो ये बन गया इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ mb स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। इससे थोड़ा सा और सॉल्व करते बालक, थोड़ा सा और, ठीक है, ध्यान देना। यहां अगर देखें तो पहले तो मैंने m से m को उड़ा दिया, सारे m उड़ा दिए, सारे m उड़ा दिए। अब क्या बचा? ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 2gl 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई यू स्क्वायर माइनस का 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। यही तो बना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, क्या मुझे यू स्क्वायर की वैल्यू पता है? हाँ भाई, यू की वैल्यू पता थी, कितनी है? ये इनिशियल वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ जीएल है, तो यू स्क्वायर की जगह जीएल रखेंगे माइनस 2। बेटा जीएल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो वी स्क्वायर के इक्वल है, तो इसे वी स्क्वायर लिख दिया, 2 इंटू वी स्क्वायर। इधर लाएंगे बच्चे 3v स्क्वायर हो गई, तो 3v स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चे कितनी? जीएल। बी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ जीएल बाई 3। ये आ गई वेलोसिटी उस पोजीशन पर जहां टेंशन जो है वो वेट के बराबर है। मेरे ख्याल से छोटा सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन को अगर देखें, ध्यान देना, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अ पार्टिकल इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर। कोई पार्टिकल है वो स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, ये लिखा है, ध्यान देना। देखो, अ पार्टिकल इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर। कोई पार्टिकल है और कोई स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है,
इस स्ट्रिंग की लेंथ है बच्चे 5 मीटर। कितनी लेंथ है? 5 मीटर। और इस 5 मीटर की लेंथ से ये पार्टिकल ऐसे सस्पेंडेड है, ठीक है। इट इज प्रोजेक्टेड विद फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन विद सच अ वेलोसिटी दैट स्ट्रिंग स्लैकेंस आफ्टर द पार्टिकल हैज रीच द हाइट ऑफ 8 मीटर। देखो बेटा, इसे प्रोजेक्ट किया गया इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस तरीके से कि जब ये एक हाइट है 8 मीटर पर पहुंचता है तो स्ट्रिंग स्लैकेंस का मतलब हो गया स्ट्रिंग स्लैक हो गई, और स्लैक का मतलब वहां टेंशन क्या हो गई? गायब हो गई, टेंशन जीरो हो गई, टेंशन डिसअपियर हो गई। मतलब मैं ये मान लूं कि यहां से ये ऐसे चला होगा। सॉरी बच्चे, थोड़ा सा नीचे मैं इस डायग्राम को बनाता हूं जिससे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। ये स्ट्रिंग ऐसे ही है पार्टिकल, और यहां से ये चला, यहां पहुंचा। जब ये इस पोजीशन पहुंचा होगा स्ट्रिंग स्लैक हो गई। मैंने भाई इसी पोजीशन पे क्यों करा? भाई मैं इसे इस पोजीशन पर ही क्यों लेकर के आया? क्यों मैं इस सेक्टर में क्यों नहीं लाया? इधर क्यों नहीं लाया? इधर क्यों लाया? इधर क्यों नहीं लाया? बच्चे एक चीज ध्यान देना, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि ये जो सेमी सर्कल है यहाँ तक पहले वेलोसिटी जीरो होती, टेंशन जीरो नहीं होती, लेकिन इसके ऊपर जो बना करता है जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो जाती है वर्टिकल से, तब जो है पहले टेंशन जीरो होती, पहले स्ट्रिंग स्लैक करेगी। तो स्ट्रिंग स्लैक कर गई। कितनी हाइट पर स्लैक कर गई? लोएस्ट पॉइंट से 8 मीटर ऊपर। ये भाई लेंथ स्ट्रिंग की दे रखी है इसमें 5 मीटर, और ये लोएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है, इससे 8 मीटर ऊपर, इससे 8 मीटर ऊपर गए और स्ट्रिंग स्लैक कर गए, ठीक है। 8 मीटर गए, स्ट्रिंग स्लैक कर गए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है? उसके बाद ये बोल रहे बच्चे कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जस्ट बिफोर द स्ट्रिंग स्लैकेंस। हमें फाइंड आउट करनी है पार्टिकल की वेलोसिटी जिसके बाद जिस बाद में स्ट्रिंग स्लैक करी, जस्ट बिफोर, उससे जस्ट पहले, जब स्ट्रिंग स्लैक करी उससे पहले वेलोसिटी। मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? क्या सर यहाँ वेलोसिटी जीरो नहीं होगी? नहीं बालक, एक फिर से बात याद करो। जब मैं इस तरीके से ये मोशन कराया करता था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर अपन लोग यहाँ तक देखते थे तो यहाँ से यहाँ तक पहले वेलोसिटी जीरो होती थी, टेंशन जीरो नहीं होती थी। लेकिन इसके ऊपर जब इस वाले इसमें चलते थे और वेलोसिटी इतनी है नहीं कि यहाँ तक पहुँचे, तो पहले टेंशन जीरो होती थी। और अगर यहाँ वेलोसिटी पहुँच भी रहा है, यहाँ वेलोसिटी जीरो होने का कगार है, तो उससे पहले टेंशन जीरो हो जाती थी। ये सारी कहानी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो इसका मतलब टेंशन जो है वो इधर कहीं नहीं जीरो होने की, यहाँ जीरो होगी। अब इन्होंने कहा ये वाली हाइट है अगर 8 मीटर, तो बच्चे जाहिर सी बात है कि आपका जवाब होगा कि सर ये वाली तो हाइट होगी 3 मीटर। ये वाली हाइट कितनी हो गई? 3 मीटर। क्यों 3 हो गई? ये भाई 5 3 8। अब ये 3 है, ये भी तो रेडियस हो गई भाई, ये भी 5 हो गई, लेंथ है स्ट्रिंग की, 3 5, तो एंगल तो पता लग गया, 3 5 करके 37 डिग्री। भाई एंगल कितना आ चुका है? 37 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने इस पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और क्या फाइंड आउट करना है भाई? एक तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, दूसरा फाइंड ऑल्सो टू व्हाट हाइट ऑफ द पार्टिकल कैन राइज फर्दर। इसके बाद ये कितनी हाइट तक जाएगा, ये भी बात है। चलो निकालते हैं। पहले तो वेलोसिटी निकालना अपना काम। देखो इस हाइट पर पहुंचे हैं तो यहाँ स्लैकन ये हो गई, यानी टेंशन कितनी हो चुकी है? जीरो। यहाँ क्या हो गई? टेंशन जीरो बच्चे हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट पर मैंने लेट कर ली वेलोसिटी जो है वो u है। कितनी है वेलोसिटी बच्चे? u है। कितनी वेलोसिटी दे रखी? u। इस पॉइंट पर बच्चे मैंने टेंशन मान ली, कितनी होगी? यहाँ पर टेंशन T1, इस तरफ पहुँचोगे mg प्लस mu²/L। यही तो हो गई भाई। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दे रहा हूँ, यही तो बनी। थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया और थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर, ये लो, ये रही, ये टेंशन आ गई। कितनी हो गई? mg प्लस mu²/L, ठीक। यहाँ पर जब पहुँचे अपन लोग पहुँचे तो ये रही वेलोसिटी भी, ठीक है। यही कैलकुलेट करना है। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सर एक काम तो कर सकते हैं, पहले तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं,
और दूसरा मैं उस पॉइंट पे टेंशन लिखूंगा, बाद में उसे जीरो कर दूंगा। ठीक है, यही तो करना है, यही तो करते आए वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक, समझो पहले काम क्या है अपना, पहले वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम देखो, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब कौन वर्क डन करना, mg, कितना हाइट तय करके गया 8 मीटर, क्या लिखूंगा मैं, माइनस का mg इंटू हाइट 8। भाई क्यों माइनस, क्योंकि mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ mv स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ me स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। m से तो m को मार दिया, यहां से b स्क्वायर की तो वैल्यू आ गई बच्चे कितनी, u स्क्वायर माइनस 8mg, कितनी आ गई b स्क्वायर की वैल्यू, u स्क्वायर माइनस 8mg, एक इक्वेशन बनी। ठीक है, वेरिएबल कितने सर, वेरिएबल यहाँ दो है, एक b और एक u, मुझे फाइंड b करना, तो मुझे u तो कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा, तभी तो b निकाल सकता हूँ। तो u कैसे निकालें, एक साथ दिमाग में बात आ रही है भाई, एक अपने पास में प्लान है, एक हिंट मिली हुई है, हिंट ये है कि यहाँ पर टेंशन जीरो है, तो मैं इस पॉइंट पे टेंशन लिख दूं, और अगर इस पॉइंट पे मैंने टेंशन लिखी तो मेरे ख्याल से मैं v की वैल्यू कैलकुलेट कर ले जाऊंगा। यार अगर मैंने उस पॉइंट पे टेंशन लिख दी तो मैं वेलोसिटी की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ही लूंगा ना, तो मेरे ख्याल से और मुझे दूसरी चीज की जरूरत भी नहीं है, इसकी भी नहीं जरूरत थी फर्स्ट इक्वेशन की, भाई सीधे डायरेक्ट वहां पर वेलोसिटी भी है ना, आ जाएगी। चलो निकालते हैं। तो इसमें टेंशन अभी मैंने मान ली इधर की तरफ टी है, इस तरफ सर्कुलर मोशन हो रहा mv स्क्वायर बाई एल होगी, और इधर की तरफ अगर mg एक्ट कर रहा है तो mg का एक कंपोनेंट आएगा ऐसे, ये एंगल 37, तो ये बना 53, और ये बन जाएगा mg cos 53, क्या बन जाएगा mg cos 53। सो क्या लिख लोगे, t प्लस mg cos 53 इधर की तरफ इक्वल टू mv स्क्वायर बाई एल, ये तो बना। t तो जीरो है, m से m को मार दिया, g cos 53 की वैल्यू बच्चे 4/5 इक्वल टू बी स्क्वायर बाई एल। तो बेटा वेलोसिटी तो आ गई, कितनी आ गई बालक, वेलोसिटी तो पता लग गई अपन को, और कितनी है वो दे रखी है 4g l अपॉन में 5, 4gl/5, यही तो आई, वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू अगर रखेंगे अंडर रूट ऑफ 4gl/5, सो वैल्यू अगर रखेंगे अंडर रूट ऑफ 4, g की वैल्यू बच्चे 10, l की वैल्यू 5 मीटर है, अपॉन 5, 5 से 5 को उड़ा दिया, बचेगा 2√10 मीटर पर सेकेंड, ये रही वेलोसिटी इस पॉइंट पर। एक बच्चा बोला सर मुझे u भी कैलकुलेट करना है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी। यार बड़ी आसान बात है, यहाँ से u स्क्वायर की u की वैल्यू निकालोगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो u स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस 8mg, b स्क्वायर प्लस 8mg, और b स्क्वायर की वैल्यू बच्चे कितनी है, b स्क्वायर की तो वैल्यू है 40, यानी 40 प्लस 8 इंटू मास शायद नहीं दे रखा है तो m इंटू जी की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कितना बन जाएगा बच्चे 40 प्लस 80m, ये हो गई u स्क्वायर की वैल्यू। सो u की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ 40 प्लस 80m। यहां तक कहानी क्लियर है। उसके बाद एक और पॉइंट बोला गया कि फर्दर ये और कितनी हाइट तक जाएगा। बच्चा बोले सर यही तो है हाइट, इसके आगे कहाँ जाएगा। अरे बच्चे इसके बाद में जब स्ट्रिंग स्लैक हुआ करती थी, लास्ट टाइम पे कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ये क्या काम करती थी, प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगती थी। तो अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी तो कहाँ पहुंचेगी भाई, तब ये पहुंचेगी कहीं, कहाँ पर मेरे बच्चे, कहाँ पर पहुंचेगी ये, ऐसे ऐसे ऐसे, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर जाएगी, ऐसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन कर जाएगी। और अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर गई
तो कहीं ना कहीं ये इसकी मैक्सिमम हाइट हुई। कितनी हाइट तक जाएगी यही तो लिखा है, फर्दर राइज कितना करेगी ये रही। अब सर मैक्सिमम हाइट निकाली कैसे जाए, बड़ा आसान काम है। देखो बच्चे समझना जरा, ये 53 है तो ये 37, ये 37 तो अगेन ये 53। क्यों 53? क्योंकि ये वाला तो एंगल 90 डिग्री, और ये एंगल अगर 53 इससे गई तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड जैसा प्रोजेक्टाइल है। हाइट मुझे कैलकुलेट करनी स्मॉल h। और क्या होती थी प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट, मैं इधर रफ करके तुरंत बताता हूँ बच्चे। मैक्सिमम हाइट अगर प्रोजेक्टाइल में निकालनी विद स्पीड v अगर फेंका जा रहा है तो हाइट h इक्वल टू होती थी बच्चे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। और u मतलब कितनी है, वेलोसिटी जो अभी आई थी कितनी है बच्चे 40, इसकी वैल्यू √40 थी तो 40 हो गई। साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर 53 अपॉन में 2 इंटू जी की वैल्यू 10। कैंसिल आउट करोगे बच्चे ये 2 बचा, 2 इंटू साइन 53 की बच्चे वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 53 की वैल्यू हो जाएगी 4/5। तो 4/5 का स्क्वायर यानी 16 अपॉन में 25, दैट इज 32 अपॉन में 25 मीटर। इतनी हाइट तक फर्दर ऊपर ये और जाएगी। अच्छा कोई बच्चा ये बोले कि सर मुझे इसके ट्राजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, क्या होगी? तो एक और बना लेते हैं इसमें न्यूमेरिकल, और क्या पूछ सकता है, फाइंड वेलोसिटी at the highest point of its trajectory. Find velocity at highest point of its trajectory. इसकी ट्राजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए बच्चे? हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होगी v cos थीटा। कितनी हो जाएगी? v cos थीटा। ठीक है, कितनी हो गई बच्चे? v cos थीटा। अब v की वैल्यू कितनी है बच्चे? अगर मैं v की वैल्यू देखूं तो ध्यान देना, यहाँ पर पहुँचे हाईएस्ट पॉइंट पर तो वेलोसिटी है, निकाल चुका हूँ ना, √40। भाई हाईएस्ट पॉइंट पहुँचते थे केवल और केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बची थी वो v cos थीटा थी। थीटा 53 सो √40 cos 53 एंड cos 53 इज व्हाट, क्या होता है यहाँ पर cos 53 होगा 3/5। cos 53 होता था कितना होगा बच्चे? 3/5 इंटू √40। इसे और सॉल्व करोगे सो 3/5 2 ऑफ √10 यानी 6/5 √10 मीटर पर सेकेंड। ये भी कहानी निपट गई। तो मेरे ख्याल से इतनी बात बच्चे समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्या होगा, समझो। अब मान लो ये तो हम लोगों ने बात करी थी स्ट्रिंग की। अगर मान लो कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, लेट से ऐसे कोई सर्कुलर मोशन, ये कोई सर्कल है, कोई स्फीयर है, और इस स्फीयर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी u से चल रहा है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्फीयर के अंदर u वेलोसिटी से चलेगा तो वो किसी भी पॉइंट पर पहुंचेगा। लेट से इस पॉइंट पर पहुंचा, लेट से इस पॉइंट पर पहुंचा, और ये एंगल मैंने बना लिया कितना बच्चे? थीटा। अगर ये एंगल थीटा बना लिया तो फिर यहाँ पर सर एक तो mg लगेगा, तो इधर की तरफ mg cos थीटा हो जाएगा, हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर mg लग रहा है, ये एंगल थीटा है। अगर इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर v हुई तो सर एक चीज़ और हो जाएगी, mv²/r, सर्कल की रेडियस r है। तो इसे बैलेंस कौन करेगा सर? बच्चे उधर अगर बैलेंस टेंशन कर रही थी तो इधर नॉर्मल रिएक्शन करेगा। तो जहाँ जहाँ पर उस टाइप के क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन थी वहीं वहीं पर यहाँ पर हम लोग, वो उधर टेंशन थी तो यहाँ पर बच्चे नॉर्मल रिएक्शन रखते चले जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बड़ी हंसी खुशी सारी बातें यार निपट रही हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब समझो यहाँ पर अगर अपन का ये नॉर्मल रिएक्शन ये दे रखा है, जैसे उधर टेंशन थी, तो मैं ये पूछूं कि बताओ इस वाले सेक्टर में, यहाँ ये वाला जो सेक्टर है, मैं ये पूछूं इस वाले सेक्टर में क्या वेलोसिटी जीरो होगी? बिल्कुल इसमें वेलोसिटी जीरो होगी, नॉर्मल रिएक्शन नहीं जीरो होती, जैसे इस सेक्टर में टेंशन नहीं जीरो होती थी।
कहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगी सर? यहाँ पर पहले नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगी, इस सेक्टर में आकर के पहले नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगी, बाद में वेलोसिटी जीरो होती थी, लेकिन बाद में वेलोसिटी जीरो होने की नौबत ही नहीं आएगी, कंडीशन ही चेंज हो जाएगी और ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर जाएगा यहाँ से ऐसे। समझ में आ गई बात? तो जो उधर जो रोल था किसका, टेंशन का, वो यहाँ रोल किसका होगा बच्चे? नॉर्मल रिएक्शन का। किसका रोल होगा? नॉर्मल रिएक्शन का। चलो उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बनाते हैं बालक, ध्यान देना। जैसे मान लो एक कोई अपने पास में पार्टिकल दे रखा है ऐसे, यहां पर एक कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल का मास लेट से m है। कितना मास है बालक? पार्टिकल का मास है m मास का पार्टिकल है और इधर से रिलीज हो रहा है, जस्ट यहां से क्या हो रहा है बच्चे? रिलीज हो रहा है, रिलीज्ड फ्रॉम दिस पोजीशन। और रिलीज होने के बाद में वो यहां पर जब पहुंचता है, ये सिमेट्री है बेटा, इधर और इधर दोनों तरफ ए बी पॉइंट है, इधर सिमेट्री। ये पॉइंट बी पर पहुंचता है पार्टिकल और पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद ये सरफेस को छोड़ देता है, यहां इसके अंदर ऐसे घूमता हुआ, इससे ऐसे घूमता हुआ, घूमता 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 पॉइंट बी पर पहुंचा, इसने सरफेस छोड़ दी। और सरफेस छोड़ने के बाद बच्चे इधर क्या होना चाहिए? तो बच्चा बिल्कुल चिल्ला के बोलेगा, चीख करके कि सर ये बात तो मुझे अच्छे से पता है कि इस सेक्टर में यहां पर जब ये सरफेस छोड़ेगा तो ये करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, और मैंने कहा ये बी से जस्ट ए पर पहुंचता है, ठीक है? इट रीचेस जस्ट एट पॉइंट ए, इट रीचेस जस्ट एट पॉइंट ए, ये जस्ट ए पॉइंट पर पहुंचता है, ठीक है? जस्ट पॉइंट ए पर पहुंचता है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या काम किया जाए? अब अगर ये जस्ट ए पॉइंट पर पहुंचता है तो मुझे जो फाइंड आउट करनी बेटा, ये एंगल जो अल्फा है, जो सिमेट्रिकल एंगल बन रहा है अल्फा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्या काम किया जाए? कुछ नहीं पता। एक काम करो, जब यहाँ रिलीज किया जा रहा तो यहाँ वेलोसिटी कितनी बच्चे? जीरो। यहाँ पहुंचा सपोज मान लिया मैंने, तो यहाँ वेलोसिटी यू हो गई। क्या मैं इधर से इधर के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो बच्चे, वर्क एनर्जी थ्योरम तो अप्लाई कर सकते हो, यानी इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हो। निकालते हैं तो कहाँ से बच्चे? मैंने ये पॉइंट लेट कर लिया P और ये पॉइंट लेट कर लिया Q, मैं Q से P तक ले चल रहा हूँ, ठीक है? तो फ्रॉम Q टू P, वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चे देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी बेटा? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन सा फोर्स? mg। बाकी फोर्स नॉर्मल की वजह से वर्क डन जीरो। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इधर और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे होंगे बच्चे? नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे होंगे। तो किसकी वजह से आना चाहिए वर्क डन? केवल mg की वजह से। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई देखो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? mg इधर, और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कितना हुआ? h, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव वर्क डन हो गया इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल हाफ mu स्क्वायर। और इनिशियल मेरे बच्चे चिल्ला करके बोलेंगे कि सर वो तो जीरो है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो वेलोसिटी जीरो है, इनिशियली रिलीज किया गया। तो इधर मास किसके इक्वल हो गया? यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2gh। सो यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2gh, यानी u की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ 2gh। ये तो आ गया u, ठीक है? u की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट ऑफ 2gh। अब क्या काम करें? अब क्या काम करें? यहां की तो वेलोसिटी सर मैंने निकाल ली। अब मेरा रोल ये है बच्चे कि मुझे अगर एंगल अल्फा निकालना है तो क्या ये रेंज हुई इसकी? हाँ जी, ये रेंज हुई, मैंने एक्स लेट कर ली, ये रेंज है। और मैं इधर से रेंज की वैल्यू निकालूं, यहां पर रेंज की वैल्यू निकालूं और प्रोजेक्टाइल में रेंज की वैल्यू निकालूं, काम बन जाएगा। और प्रोजेक्टाइल में रेंज की वैल्यू निकालने के लिए बच्चे मुझे ये वेलोसिटी तो पता हो जिससे प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तभी तो काम बनेगा। तो यार वेलोसिटी और इस पॉइंट पर और निकाल लेते हैं, निकालते हैं यार। वैसे मैं चाहता बच्चे एक काम और कर सकता, तो मैं ये वेलोसिटी ना निकाल के मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कैलकुलेट कर ले जाता, ये वाला डिस्प्लेसमेंट देख लेता सीधा, ठीक है? तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे निकालते हैं। तो P से B तक चलते हैं, फ्रॉम P टू B, वर्क एनर्जी थ्योरम, P टू B
P2B क्या आएगी? वर्क एनर्जी थ्योरम अगर अप्लाई करें P से B के लिए, वर्क डन कौन वर्क डन करेगा बच्चे? mg। कितना करेगा? हाइट कितनी हुई? ये एंगल बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस r, और ये वाली वैल्यू बच्चे कितनी होनी चाहिए? समझो बच्चा, सिमेट्री है तो ये एंगल अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और ये अल्फा है तो ये r हुई, तो ये वाली वैल्यू हो गई r cos अल्फा। कितनी हो गई? r cos अल्फा। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो हाइट है वो एक तो r हो गई प्लस r cos अल्फा हो गई, तो कितनी हो जाएगी? r टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos अल्फा। सर वर्क डन पॉजिटिव रखो या नेगेटिव? बच्चे नेगेटिव रखो। क्यों? क्योंकि mg की डायरेक्शन डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, एक दूसरे से अपोजिट है, तो वर्क डन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर। m से m को मार दिया, क्या बचा? b स्क्वायर इक्वल टू 2, सॉरी b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g r 1 प्लस कॉस एल्फा। ये b स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इस पॉइंट की वेलोसिटी अपन को मिल गई। अब समझो यहाँ वेलोसिटी v, ये एंगल अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, और ये 90 माइनस अल्फा, तो बच्चे ये तो अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो बच्चे रेंज यहाँ कितनी होनी चाहिए? तो ये रेंज x की जो वैल्यू आएगी कितनी होगी बच्चे? सबको फॉर्मूला पता, चीख चीख के बच्चे बोलेंगे सर ये तो 2b स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन में g हो जाए, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो ये रहा। क्या एक और तरीका हो सकता है रेंज को निकालने का? हाँ बिल्कुल बच्चे, मैं तो एक और तरीके से निकाल सकता हूँ। कैसे? ये रेडियस r, ये रेडियस r, ये वाला एंगल अल्फा, ये r, ये एंगल अल्फा, तो बच्चे ये कितनी होगी? r साइन अल्फा। भाई ये r कॉस अल्फा तो r साइन अल्फा, प्लस r साइन अल्फा, कितनी हो गई? 2r साइन अल्फा। यानी रेंज आ गई 2r साइन अल्फा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर। अरे बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं। कितनी थी बच्चे? बी स्क्वायर की वैल्यू थी u स्क्वायर माइनस 2gr 1 प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन में g। कुछ कैंसिल है, 2 से 2 कैंसिल है, साइन अल्फा से तो साइन अल्फा कैंसिल है, 2 से 2 और साइन अल्फा से साइन अल्फा। मैं यू स्क्वायर की वैल्यू सर रखना चाह रहा हूँ, निकाल दो बेटा। यू स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी 2gh है, तो यहाँ बन गया r इक्वल टू यू स्क्वायर की जगह 2gh माइनस 2gr 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन जी से जी को कॉमन लेके मार दिया। अब मेरा मन है सर मैं वैल्यू रख दूँ, रख दो बच्चे, रख दो, कोई दिक्कत नहीं, रख दो। समझो आर की जगह बच्चे रेडियस दे रखी थी 20 सेंटीमीटर, यानी 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, या 0.2 रख लो, या 0.2 रख लो। 2 इंटू एच की जगह बेटा 0.5 रख लो, 50 सेंटीमीटर है, माइनस 2 इंटू आर की जगह बच्चे 0.2 रख लो, रख ली, 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये टर्म इधर लाएंगे तो 0.2, और ये 2 इंटू 0.1 मतलब 1 बचेगा, यहाँ आ गया माइनस का 1, और ये हो गया 0.4। कितना बन गया बच्चे? 0.4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, क्या रखा है? 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यानी 0.8, वो भी माइनस का, इक्वल टू माइनस का 0.4, 1 प्लस, ऐसे लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका इससे मल्टीप्लाई एंड कॉस अल्फा। ये और ये टर्म कैंसिल, बालक बचा 1/2। कितना बचा बच्चे? 0.8 अपॉन दिस, यानी 2 इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। यही तो आया, सॉल्व कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा
प्लस कॉस अल्फा -2 इक्वल टू 0। इसके कंपोनेंट करेंगे बालक, क्या बनेंगे? कॉस अल्फा इक्वल टू -b यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 1 प्लस 4ac यानी 4 इंटू 2/2a। सो -1/2 प्लस, देखो -1/2 प्लस ये बन गया 9/2, तो रूट का 9 मतलब 3/2, बचा 1/2। और एक वैल्यू क्या बचेगी बेटा? माइनस में आएगी। माइनस में वैल्यू मैं ले नहीं सकता, एक वैल्यू जो आएगी वो -1/2 -3/2, और ये वैल्यू बन गई कितनी? माइनस का 4/2 यानी -2। -2 तो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ये तो मैं ले नहीं सकता, ये वाली वैल्यू रहेगी। और अल्फा की वैल्यू कितनी बन गई बच्चे यहाँ पर? 60 डिग्री। बड़े आसानी से कैलकुलेशन हो गई। और भी तरीका था सर, इतना लेंदी ना करता, अगर मैं डायरेक्ट सर यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेता तो कैसा रहता? बिल्कुल बच्चे बहुत अच्छा रहता। ध्यान देना, अपन लोग यहाँ से चले डायरेक्ट यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ तो कितनी हाइट ये बच्ची बच्चे? भाई ये हाइट कितनी बची? ये हाइट बचेगी यहाँ से टोटल h से इतनी हाइट माइनस कर दो तो क्या बचेगी? h माइनस आर टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा। ये माइनस कर देते और ये 0 और यहाँ वेलोसिटी भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर ले जाते, तब भी आंसर आ जाता। तो मेरे ख्याल से इतनी कहानी क्लियर हो गई। चलो और आगे बढ़ते हैं बालक, और आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। इस तरीके से कोई इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक स्ट्रिंग ऐसे बंधी हुई है, फिक्स है, और उससे कोई मास m अटैच्ड है और वो मास m ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। ठीक है, अब क्या काम करना है? अब काम ये करना है बालक कि यहां पर अगर मैं कहूं यहां जो टेंशन है इस पॉइंट पर लोएस्ट पोजीशन पर, एट लोएस्ट पोजीशन, सॉरी लोएस्ट की स्पेलिंग नहीं आ रही है मुझे, एट लोएस्ट पोजीशन टेंशन इक्वल टू 3mg। मैंने ये मान लिया कितनी है टेंशन बच्चे? 3mg है। टेंशन कितनी है? 3mg है। ठीक है, तो हमें स्पीड फाइंड आउट करनी लोएस्ट पोजीशन पर। क्या फाइंड आउट करनी बच्चे? स्पीड फाइंड आउट करनी। अगर यहाँ पर टेंशन 3mg है तो यहाँ पर स्पीड क्या होगी? अरे बड़ी आसान सी बात है सर, टेंशन ऐसे लगी सर, एक फोर्स इधर लगेगा mb0² जो इसकी स्पीड है अपॉन में r या अपॉन में l। सर एक mg भी लगा दूं ना बालक ना, mg तो बच्चे ये इंक्लाइंड प्लेन है, mg तो ये लगता है नीचे, इधर क्या लगता है? अरे भाई सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है ना कि ऐसे, तो इधर क्या लगता है? इधर बच्चे mg साइन थीटा लगता है। तो यहाँ mg न लगाकर क्या लगाएंगे बच्चे? mg साइन थीटा। तो टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन अगर देखूं वो मैं लिख सकता हूं किसके इक्वल? mb0² अपॉन में l प्लस mg साइन थीटा। मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर थीटा तो यहाँ पर डिफाइन है, उसी के टर्म में आंसर तो निकालेंगे। मैंने भी बोल दिया बच्चे कि थीटा 37 डिग्री है। चलो जनरल टर्म में लिख लेते हैं, थीटा कितना है बच्चे? 37 डिग्री। तो बी की वैल्यू बताओ। टेंशन लिखो भाई, टेंशन तो टेंशन है और ये 3mg है। अरे अपने वेट से भी 3 गुनी ज़्यादा टेंशन, बहुत बोझ लेकर के चल रहा है ज़िंदगी में ना। सो mb0² अपॉन में l प्लस mg साइन थीटा यानी साइन 37, उसकी वैल्यू हो गई बच्चे 3/5, इधर ले आएंगे। सो 3mg माइनस 3mg/5 इक्वल टू mb0²/l। m से m को कैंसिल कर दिया तो 3g तो मैंने कॉमन ले लिया, 5g का ज़माना है, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा बच्चे? 4 इक्वल टू b0² अपॉन में l। सो b0² की तो वैल्यू आ गई कितनी? 12gl, यानी b की वैल्यू आ जाएगी, b0 की वैल्यू 2√3gl। ये बन गई b0 की वैल्यू। ये तो यहाँ वेलोसिटी आ गई, ये तो स्पीड हो गई। कहाँ पर बच्चे स्पीड हो गई? लोएस्ट पॉइंट पर। अब पूछ रहे कि सर मुझे स्पीड बतानी हाईएस्ट पॉइंट पर, इसके ट्रैजेक्टरी के हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी होगी यहाँ पर जब ये पहुँचेगा।
ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या होगी ये पूछ लिया गया। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड पता है और हाईएस्ट पॉइंट पर पूछ लिए, बाकी किसी से कोई मतलब है नहीं। चलो निकालते हैं। सो बच्चे हाईएस्ट पॉइंट पर देखते हैं, इसी में देखते हैं। लोएस्ट पॉइंट पर याद रखनी है, क्या थी बालक, क्या थी? लोएस्ट पॉइंट की स्पीड अपन को याद रखनी, मैंने इधर लिख दी। ठीक है, ये रही लोएस्ट पॉइंट की स्पीड। जब बच्चे ये हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचेगा तो मैंने लेट कर ली, यहाँ पर स्पीड है इसकी v। ठीक है, कितनी ये डिस्टेंस कवर करके गया? सर ये तो कवर करके गया है 2L। कितनी कवर करके गया? 2L। मैं यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब सर वर्क डन कौन करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू हाइट, मैंने लिख दिया 2L। कैसा लग रहा है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से अपोजिट है। क्या यही होना चाहिए? सर यहाँ mg तो ऐसे लग रहा है, 2L ऐसे है, तो मैं क्या mg साइन थीटा ले लूँ, सही रहेगा? तो बिल्कुल बच्चे, यहाँ तो mg साइन थीटा रख लेंगे, तो ये बन जाएगा बच्चे कितना? माइनस का mg साइन थीटा इंटू 2L। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mb स्क्वायर माइनस हाफ mb नॉट स्क्वायर। और b नॉट की तो वैल्यू अपन लोग निकाल चुके, m से m को मैंने मार दिया। यहाँ पर जो वैल्यू v स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो किसके इक्वल होगी बच्चे? b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी b नॉट स्क्वायर माइनस का 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 g l साइन थीटा। कितनी बन गई? 4gl साइन थीटा। b स्क्वायर इक्वल टू b नॉट स्क्वायर माइनस 4gl साइन थीटा, ये बन गया। ठीक है, सो बी स्क्वायर इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर की वैल्यू बच्चे कितनी है? 12gl माइनस 4gl साइन थीटा। बेटा थीटा कितना है? 35 यानी 3/5। इसे सॉल्व करोगे यानी 12gl माइनस 12gl/5, 12 पंचे 60, 16 माइनस 12 बच्चे कितना हो जाएगा? 48, यानी 48gl/5। ये बन गई बी स्क्वायर की वैल्यू, यानी बी की वैल्यू आ जाएगी बच्चे कितनी? बी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 48gl/5। इससे अगर सॉल्व करेंगे बालक तो कितनी आ जाएगी? तो फिर बच्चे स्पीड आ जाएगी 48 48 48 48, 16 3 जा 48 यानी 4/3gl/5। ये वेलोसिटी हो गई हाईएस्ट पॉइंट पर। अब फाइंड आउट क्या करनी? एक बच्चा बोले सर मुझे टेंशन और हाईएस्ट पॉइंट पर फाइंड आउट करनी, वो और निकाल लेता हूँ। निकाल लो बालक, कोई समस्या वाली बात नहीं। यहाँ पर अगर टेंशन निकालनी है बच्चे तो टेंशन तो इधर लगेगी, मान लो टी डैश, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर लगा बेटा mg साइन थीटा, और बाहर की तरफ इस पर लगा mb स्क्वायर बाई l। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बालक? तो मैं रुक जाओ मेरे बेटे, रुक जाओ, ये वेलोसिटी लिखी रहने देते हैं। ये वेलोसिटी लिखी रहने देते हैं। कितनी आ जाएगी भाई? टेंशन टी डैश इधर, mg साइन थीटा इधर, mb स्क्वायर बाई l ऊपर। सो टी डैश प्लस mg साइन थीटा इक्वल टू mb स्क्वायर बाई l। b की वैल्यू पता है बच्चे, सो टी डैश की वैल्यू क्या आ गई? m बाई एल टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि ये तो 48gl/5 थी, यानी 48gl/5 माइनस mg साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 साइन 37 है ना, तो l से तो l कैंसिल, सो 48mg/5 माइनस 3mg/5 दैट इज इक्वल टू बेटा 45mg/5, यानी कि इससे इसे कैंसिल कर दिया। कितना बन गया बच्चे? 9mg। आंसर क्या आ गया बालक? किसके इक्वल आ गया? 9mg के इक्वल आंसर आ गया। यहाँ तक कहानियाँ बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो बच्चे, तो नेक्स्ट अपन लोग जो है अगले टर्म में ये जो हम लोगों ने पढ़ा है
वो सर्कुलर मोशन किसी सरफेस के अंदर और स्ट्रिंग की वजह से पढ़ा था। अगली बार में हम कोई कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर सर्कुलर मोशन को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और कुछ इनसे भी पूरे चैप्टर से रिलेटेड एडवांस प्रॉब्लम्स को लेकर के सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहना।